हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सिंह बिष्ट और मैं आपका स्वागत करता हूँ मैड मार्केटिंग एंड स्टार्टअप जंगल के नए एपिसोड पे। ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो पहला एपिसोड था व्हाट द हेल इज स्टार्टअप जंगल को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। और ये जो मार्केटिंग और स्टार्टअप के जो पॉडकास्ट हैं ये दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि मैं इसमें सच्चाई और बुरी बातें करूँगा। अच्छी बातें तो इसमें मोस्टली है ही नहीं, बहुत कम है। और इसमें बहुत सारी कड़वी बातें जिससे आप इसको रिलेट भी करेंगे। बट जो आज का टॉपिक है, स्टार्टअप फंडिंग इज़ गुड और बैड, में ऐसा क्या खास है? क्या स्टार्टअप फंडिंग जब रेज करते हैं क्या वो सही रहता है या गलत? दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है, आज हम उस पर ही बात करेंगे। पर सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं नीरज स्टार्टअप गुरु पे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे। और मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि आप अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं। कोई आपको गाइड करता है बट कोई आपका गुरु नहीं बन सकता। स्टार्टअप गुरु तो एक कीवर्ड है, स्टार्टअप और एक गुरु बहुत हाई रैंक कीवर्ड है और जो मुझे मिल रहा था मैंने ले लिया। सो दैट्स अ स्टोरी अबाउट द नीरेस्ट स्टार्टअप गुरु नेम। सो जो टॉपिक है स्टार्टअप फंडिंग इज गुड और बैड, पहले इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी बुराइयों पर बात करते हैं। मोस्टली स्टार्टअप फंड रेज इसलिए करता है ताकि वो प्लान कर सके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को, वो प्लान कर सके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, वो एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस का जो एक्सपेंशन है उसको एक सीमित जगह पे ना रखे, वर्ल्ड वाइड कर सके। पर इसी के साथ साथ जब वो अपना फंड रेज करता है तो इक्विटी पे, डेट पे रेज करता है, यानी कि उसको इन्वेस्टर को पैसा चुकाना ही होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस डूब गया तो आपको पैसा चुकाना ही है, इसमें इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाता है। इसलिए मोस्टली इन्वेस्टर्स एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जब कोई कंपनी कहीं से फंड रेज करती है तो आपने सुना होगा कि वो वेंचर कैपिटल से रेज करती है। इसलिए क्योंकि वेंचर कैपिटल पे एक इन्वेस्टर नहीं, कई हजारों इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा उस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल पे लगा होता है जो उनके पैसे को अलग अलग बिजनेस पे लगा रही होती है। पर जब हम अच्छाइयों की बात कर रहे हैं फंडिंग की, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो भी कंपनी फंड रेज करती है वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन पे काम करती है, जिसको हम कहते हैं ब्रांड बनाना। और आजकल इंडिया में तो शार्क टैंक लॉन्च हो गया है, सोनी का शो है जहाँ पे नए नए स्टार्टअप फाउंडर आते हैं और फंड रेज करते हैं। और आपने देखा होगा वो सिर्फ एक्सपेंशन और ब्रांड बनाने के लिए आते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, वो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स का फायदा लेना चाहते हैं ताकि वो ब्रांड को आउटरीच कर सके। और यही पॉइंट है स्टार्टअप फंडिंग की। जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आपको इन्वेस्टर को 1 रुपये नहीं देने, ये इसकी सच्चाई है। और ये इन्वेस्टर के लिए बुरी बात हो जाती है। मैं पहले ही नोट पे कह देता हूँ, जो भी मेरा टोन है वो अच्छा या बुरा नहीं है, वो एक कड़े शब्द है ये स्टार्टअप फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर मेरा कोई स्टार्टअप है और मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो क्या मैं बैंक से जाके फंड रेज करूँगा? नहीं, क्योंकि बैंक का लोन ही इतना हाई परसेंटेज पे है। पर जब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर्स के थ्रू रेज करने के लिए, हाँ मुझे पता है डेट और इक्विटी पे मुझसे पैसे रेज कर रहा हूँ, बट बहुत कम चांसेस है अगर मेरा बिजनेस डूबता है तो मुझे उसको पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि मेरे साथ साथ उसका पैसा भी डूबा है। ये तो फ़ायदा हो गया एक स्टार्टअप फाउंडर का कि उसको किसी का कोई लोन नहीं देना। हाँ, अगर बिजनेस सही वर्कआउट कर रहा है तो उसको इन्वेस्टर को पैसे देने होते हैं। मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स से इन्वेस्टर पूछते हैं कि एग्जिट पॉलिसी क्या है, कि एक इन्वेस्टर कैसे एग्जिट करेगा। गुड एग्जिट की बात करी जाती है कि मान के चलिए किसी इन्वेस्टर ने स्टार्टअप फाउंडर को 5 करोड़ लगाए 10% की इक्विटी पे, तो यस वो चाहेगा उसके 5 करोड़ 25 करोड़ बने। कोई 5 करोड़ का 7 करोड़ बनाने नहीं आता। कोई भी इन्वेस्टर 5 करोड़ का 25 करोड़ बनाने ही आता है, 5 का 10 5 का 15 उनको नहीं बनता। इसलिए वो आपके बिजनेस और आपके विजन पे फोकस करते हैं और आप पे इन्वेस्ट करते हैं, ना कि आपके बिजनेस के आइडियाज़ पे। बिजनेस आइडियाज़ का क्या है, अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है तो कोई भी इन्वेस्टर आपके उस आइडिया को फ्रेम करके एक नया स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आइडिया पे किसी का राइट नहीं है, वो किसी का पेटेंट नहीं है। जैसे कि भारत पे और फोन पे का भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी एक पे वर्ड पे। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्टअप फंडिंग का एक और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो मुझे पर्सनली लगता है वो कि है ब्रांड बनाना। हम बोलते हैं ब्रांड बनाएंगे, बट ऐसा क्या होता है? कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रिस्टन केयर एक हेल्थ स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना। क्या करता है? वो सर्जरी प्रोवाइड करवाता है, बट
जब उसने फंड रेज किया तो आपने नोटिस किया होगा उसके ऐड आपको हर जगह दिख रहे होंगे, यूट्यूब ऐड, गूगल ऐड, इंस्टा ऐड, फेसबुक ऐड, हर जगह। अब बेसिकली ये सब सस्ते नहीं होते, टीवी एड्स महंगे होते हैं, ये भी महंगे होते हैं क्योंकि ऐड सिर्फ आपको नहीं दिखाया जा रहा होता, कई करोड़ों लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो डेली कई करोड़ रुपीस मार्केटिंग में या इस तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग में स्पेंड होते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स पैसे यहाँ रेज करते हैं। पर ये पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट हम जल्दी आएंगे, बट एक गुड पॉइंट है अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बनाने के लिए। बट दिक्कत क्या है कि जब हम मार्केटिंग इस तरीके से कर लेते हैं और उसका फल नहीं मिले तो यह सारा पैसा आपको चुभता है कि यार आपने फंड ज़्यादा रेज कर दिया, इन्वेस्टर्स एग्जिट तो ले लेगा, बट क्या आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे है या नहीं, वो सोचने वाली बात है। स्टार्टअप फंडिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट, एक और पॉइंट जो मुझे लगता है बट वो मैं नेगेटिव में ज़्यादा लेता हूँ, कि आप अपनी टीम को ग्रो करते हो। जो बंदा आपके साथ 1-2 सालों से जॉब कर रहा है तो आप उसकी सैलरी रेज करते हो। मैं कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, जितने मेरे कनेक्शन हैं हमें पता है कि जब भी स्टार्टअप को फंड रेज होता है सैलरी सबकी 25% 30% इंक्रीज हो जाती है, उनको बूस्ट मिल जाता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। डज इट मेक एनी सेंस? मुझे नहीं पता। रेज मिलने चाहिए, ऑब्वियसली मिलने चाहिए, बट जब आपने फंड रेज किया है तो आपने अपनी मार्केटिंग टीम या अपनी टीम को एक्सपेंड करने के लिए किया होगा, ना कि सैलरीज बढ़ाने के लिए। सैलरीज बढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ 6 मंथ्स इंक्रीमेंट, 12 मंथ्स इंक्रीमेंट जो होता है उसको होना चाहिए। बट जैसे आप फंड रेज करते हो आप अपनी टीम का एक्सपेंशन करते हो, जो अच्छी बात है। इसलिए फंडिंग का पैसा इंपॉर्टेंट है टीम को एक्सपेंड करने के लिए, ना कि पुराने लोगों की सैलरी रेज करने के लिए और नए लोग जो आ रहे हैं उनको एक मिनिमम सैलरी बेस पे रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं नेगेटिव पॉइंट की क्या ही बात बोलूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट इसी के अंदर आ चुके हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्रॉज एंड कॉन्स तो मैं एक साथ बोल ही चुका हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो। फंडिंग रेज करना एक ऐसा डिबेटेबल ऑप्शन है जिसमें आप और मैं कई सालों तक लड़ सकते हैं, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग बोलेंगे यार आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमने फंडिंग रेज में फ़ायदा हुआ। ऑब्वियसली आपको फ़ायदा हुआ है। क्या आपने अपना मनी कैलकुलेट किया? आपका पैसा कहाँ स्पेंड हुआ, कैसे स्पेंड हुआ? जब आप एक्चुअल शीट पे देखोगे तो आपको पता लगेगा आपका कितना सारा पैसा कहाँ वेस्ट हुआ है। यूटिलाइज तो होगा बट अप्रॉक्स 60% पैसा वेस्ट ही होता है। मान के चलते एक स्टार्टअप है जिसने 100 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, उनका कहना है कि हम अपनी टीम एक्सपैंड करेंगे यूरोप, एशिया में अच्छे तरीके से, और यूएसए की टीम, यूएसए की कंपनी है, ओके। तो जब वो एशिया में आते हैं तो क्या बैरियर्स हैं? यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स हैं। जब वो यूरोप में जाते हैं वहाँ पे क्या है? लैंग्वेज बैरियर्स हैं। अब वो मिनिमम टीम्स बनाएंगे, वो ए टीम, बी टीम, सी टीम बनाती हैं। टीम के सबसे काम चलता है। टीम की जो सैलरीज होती हैं अलग होती हैं। एशिया में आपने देखा होगा कि कम पे मिलता है, यूरोप में ज़्यादा हाई पे है, चाइना में भी हाई पे एक तरीके से, जापान में हाई पे है, इंडिया में लो पे है, पाकिस्तान में लो पे है, बांग्लादेश में लो पे है। जब आप इस तरीके से बैरियर्स को देखते हो ना, लैंग्वेज बैरियर्स, मनी बैरियर्स को, टीम सेम काम कर रही है, टीम की सैलरीज अलग है और टीम को पता होता है, दैट्स मेक सम इश्यूज। ये तो कम्युनिकेशन और टीम की बात है। एक और पॉइंट की बात करते हैं। अब उसी कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं, अब वो स्पेंड कर रही है अपने एड्स पे, ठीक है। यूरोपियन एड्स थोड़े महंगे होते हैं, इंडियन एड्स थोड़े सस्ते होते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और श्रीलंकन एड्स सस्ते होते हैं। तो बैरियर्स आ गए। अब आप बोल सकते हैं इसमें तो फ़ायदा है ना, यूरोप में अच्छे एड चलेंगे, एशिया में भी अच्छे एड चलेंगे, कम पैसों पर ज़्यादा एड चलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। बट जो मनी कैलकुलेशन हुई है एड स्पेंड की, वो किस तरीके से बिखर चुकी है। हाँ, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बट नॉट अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। एक और पॉइंट की बात करते हैं। उसी कंपनी ने जिसने 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं, वो कहती है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हाई करते हैं। प्रोडक्ट R&D पे कम से कम करोड़ रुपए तो लगते ही लगते हैं। अब उनका मानना ये है कि वो एक प्रोडक्ट नहीं, कम से कम 4 प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेज करेंगे। इससे क्या होता है, जब वो अपनी R&D टीम पे पैसा स्पेंड करती हैं तो जो कैश फ्लो है ना बहुत हाई हो जाता है। अब पॉइंट मेरा क्या था, जिस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेज किए उसने अपनी मार्केटिंग में पैसा बहुत यूज़ किया। मैं वेस्ट वर्ड यूज़ करने वाला था बट मान के चलते उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में यूज़ किया, जो कि होना चाहिए था। बट जो बैरियर्स आए लैंग्वेज के, उससे टैकल किया। एड स्पेंड है आया बैरियर, उससे टैकल किया, जो कि करना भी चाहिए। अब वो बात करती है मार्केटिंग की टीम की एक्सपेंशन में। टीम एक्सपेंड की,
तो उन्होंने देखे कि एरियाज़ के हिसाब से किस तरीके से बैरियर्स आ रहे हैं। मैं लैंग्वेज बैरियर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो बैरियर्स की बात कर रहा हूँ वो की है पे को लेके। सबका पे सेम नहीं होता और कितने से भी कितनी बड़ी कंपनी हो वो इस बात को नहीं बताती कि सबके पे अलग होते हैं। दो एग्जीक्यूटिव की सैलरी जैसी होती ही नहीं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू था प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जब हम उस पर बात करते हैं तो हमने देखा होगा कि कंपनीज बहुत सारा पैसा R&D पे लगाती हैं और होता क्या, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है। क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ने से कंपनी ने पैसा कमाया? दैट्स अ पार्ट ऑफ अ डिबेट। एक और पॉइंट पे आते हैं जो उसका फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा लेके स्टार्टअप में आता है उसको अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। तो आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, ओके इन्वेस्टर्स को लाएंगे, पैसा लगाएंगे, मार्केटिंग ब्रांडिंग खूब करेंगे, दबा के ब्रांडिंग करेंगे, बहुत सारा पैसा वेस्ट करेंगे और अपने ब्रांड को कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जैसा कोई ब्रांड नहीं है, और फिर हम लॉन्च करेंगे इंडिया में IPO। बहुत सारे मार्केट्स में IPO लॉन्च हो रहे हैं, 2021 में हो चुके हैं, 2022 में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। और RBI तो कह ही चुकी है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, ये IPO सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट स्ट्रेटजी दे रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, बट जो लोग अपना पैसा उन शेयर पे लगा रहे हैं उन पे ट्रस्ट करके, क्या वो सही है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। एग्जाम्पल जोमेटो की जोमेटो में क्या हुआ, जोमेटो ने अपना IPO लॉन्च किया, अच्छा IPO चला, जो होना भी चाहिए था, उसके हिसाब से ब्रांडिंग वैल्यू थी। बट हुआ क्या उसके बाद कि टॉप एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के निकल चुके थे। उनको तो अपना फ़ायदा हो गया, कंपनी का भी फ़ायदा हो गया, फंसा कौन? जिसने शेयर उठाया मार्केट में। नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट ये हो चुका है, जिस स्टार्टअप ने फंड रेज की ना, वो अपनी एथिकल वैल्यूज भूल जाती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की क्या एथिक्स थी। वो उस एथिक्स से हट के दूसरे ब्रांड में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। डज इट मेक एनी सेंस? अब ये मुझे नहीं पता। जोमेटो का ही एग्जांपल लेता हूँ। जोमेटो पे कई करोड़ों रुपए स्पेंड हुए मार्केटिंग पे, कई इन्वेस्टर्स हैं, उस पर इतना पैसा लगाया। जोमेटो अब दूसरे ब्रांड को इन्वेस्ट करता है, जोमेटो अब दूसरे ब्रांड पे अपना पैसा लगाता है। क्यों भाई? आपके ब्रांड पे इतना दम नहीं है कि आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सको। जोमेटो ने अब तक कोई प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस नहीं किया है, वो सब कैश फ्लो कर रहे हैं, वो सब कैश बर्न कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिला चुके हैं अपने IPO के थ्रू। ये तो थी मेरी बातें, जो मुझे लगता है स्टार्टअप फंडिंग में क्या होती है। मेरे सबसे स्टार्टअप फंडिंग सही है या गलत, देखो स्टार्टअप में फंड रेज करना एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलते हो। अगर आपने सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देनी है तो भाई साहब रहने दीजिए, स्टार्टअप फंड आप रेज कीजिए, बट आप एक एक्चुअल बिजनेस रन नहीं कर रहे। इसको मैं एक साइकिल कहता हूँ। मोस्टली लोग इसको बबल कहते हैं, जो बबल एक ना एक दिन बस्ट होता ही होता है। बहुत सारी कंपनीज का बबल ऑलरेडी बस्ट हो चुका है, बट हम भी इसका वेट करेंगे। फंड जब आप रेज करते हो तो उस फंड को यूटिलाइज सही तरीके से करो। टीम एक्सपेंशन ऑब्वियसली करो, मार्केटिंग एक्सपेंशन ऑब्वियसली करो विद अ प्रॉपर कैलकुलेशन, और जिसमें कि आपका पैसा कम वेस्ट हो, ना कि आप पैसा पानी की तरह बहाएं। स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती ये होती है, फंड रेज करते ही पैसा पानी की तरह बहाते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करिए, अच्छे से इन्वेस्ट करिए और मार्केट से फीडबैक लीजिए कि इन्वेस्ट कहाँ करना है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की किस सर्विस पे क्या हम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी ही इंक्रीज करनी है तो आप कीजिए, बट आप ये नहीं भूल सकते जो पर्सन आपकी कंपनी में लो लेवल पे काम कर रहा है, जो इंसान आपकी कंपनी के लिए बाहर जाके आपके लिए बिजनेस लाता है, आप उसको भूल जाओगे, वो सही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, स्विगी जोमेटो को जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, क्या वो अच्छा अर्न कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, सच्चाई सबको पता है। सो ये थे सारे पॉइंट्स, और मुझे लगता है कि आपके दिमाग थोड़ा खुला होगा, थोड़े नए नज़रिए से सोचो कि स्टार्टअप में होता क्या है, फंडिंग का प्रोसेस क्या है, और जो आजकल हवा चली स्टार्टअप की हवा, जो कि अच्छी हवा है, इसमें भी बहो, बट सोच समझ के बहो। अपना पैसा कैसे लगाना है ज़रूर सोचो। इसके लिए आपको किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है सोचने के लिए, इसके लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी बिजनेस कोच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस आप ही चलाओगे। आपका बिजनेस आप ही चलाओगे। अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास
और कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। उसने सिर्फ आपको पैसे दे दिए, बिजनेस आपको ही चलाना है, क्योंकि उस इन्वेस्टर के ऑलरेडी पैसे बहुत सारे मार्केट में लगे हुए हैं। वो कई कंपनीज पर अपना टाइम नहीं देता, तो आप भी इतने स्पेशल नहीं हैं। सो जो भी पैसा आपको मिले अच्छे से इन्वेस्ट करो, सोचो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। सो दिस इज नीरज, स्टार्टअप गुरु फ्रॉम मैड मार्केटिंग एंड स्टार्टअप जंगल पॉडकास्ट एपिसोड 2। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। इफ यू फाइंड दिस पॉडकास्ट हेल्पफुल, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक @Neeraj Startup Guru. I'm not a guru, but the keyword is so much fine that I loved it. So you can follow me on Neeraj Startup Guru on Instagram and Facebook. So see you soon. अपना ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन आ चुका है। बाय बाय, शबा खैर।